रेप ये एक ऐसा ट्रॉमेटिक ऑफेंस है जो किसी पर्सन की पूरी लाइफ को अफेक्ट कर सकता है और हमारे देश में हर 16 मिनट्स में एक रेप केस रिपोर्ट होता है। मतलब कि आपने जो 16 मिनट्स अपनी स्क्रीन को स्क्रॉल करने में बिताए तब देश के किसी कोने में ये अनइमेजिनेबल ऑफेंस हो रहा था। पर डे का ये नंबर 86 to 90 केसेस है एंड अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB reported over 32,000 rape cases in 2023 with a significant rise in reported cases in 2024। शॉकिंग ट्रूथ तो ये है कि 9 अगस्त 2024 कोलकाता केस के बाद देश में कई जगहों पर प्रोटेस्ट हुए पर फिर भी हर दिन एक के बाद एक रेप केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। फिर एक रेपिस्ट की मेंटालिटी कैसे डेवलप होती है, सोसाइटी में किस तरह वो स्प्रेड होती है और उससे हमारी फ्यूचर जनरेशन्स कैसे अफेक्ट हो सकती है, वो जानने की कोशिश करते हैं। रेपिस्ट को कोई दरिंदा हैवान, कोई दूसरे प्लेनेट से आया हुआ समझा जाता है, लेकिन वो कोई आसमान से टपका हुआ एलियन नहीं है। हमारे ही आसपास रह रहे लोगों की मेंटालिटी डिफाइन करती है कि वुमेन्स के तरफ हमारा एटीट्यूड क्या होगा। 2019-21 में गवर्नमेंट के थ्रू इंडिया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कंडक्ट किया गया, जिसमें 6,36,699 हाउसहोल्ड्स, 7,24,115 वुमेन्स एंड 1,01,839 मेंस ने पार्टिसिपेट किया। इस रिपोर्ट में एक पूरा चैप्टर 15 डोमेस्टिक वायलेंस पर है। वैसे तो इस पूरी रिपोर्ट में बहुत डिटेल्ड में डेटा दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर रेफरेंस के थ्रू पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें चैप्टर 14 के सेक्शन 14.8 में एटीट्यूड टुवर्ड्स वाइफ बीटिंग का डेटा शो किया है, जिसमें किन सर्कमस्टेंसेस में फिजिकल वायलेंस अगेंस्ट वाइफ को जस्टिफाई करता है उसका डेटा भी शो किया है, जो कि आप चार्ट में देख सकते हैं, जिसमें गोज आउट विदाउट टेलिंग हिम मतलब कि हस्बैंड को बिना बताए बाहर जाना, आर्ग्यूज विद हिम मतलब कि हस्बैंड के साथ बहस करना, एंड रेफ्यूजेस टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिम मतलब कि सेक्स के लिए मना करना जैसे इक्वल राइट्स के खिलाफ जाकर फिजिकल ऑफेंस को जस्टिफाई करता है। इन शॉर्ट इस डेटा से हमें यही पता चल रहा है कि किस तरीके से किसी ना किसी आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू वाइफ के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस किया जा रहा है। मतलब कि उन वाइफ्स के जो राइट्स है उनको दबाया जा रहा है। वो हस्बैंड अपनी वाइफ को अपनी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करता है, जैसे जब चाहा तब उसके ऊपर हाथ उठा दो, एब्यूजिव वर्ड्स का यूज कर दो, वगैरह वगैरह। भारत में 10 में से हर 3 महिला घरेलू हिंसा का शिकार होती है। इवन कोलकाता केस में भी अक्यूज्ड संजय रॉय की 4 बार शादी हो चुकी थी, जिसमें से 3 पत्नियों से उसका डिवोर्स भी हो चुका था और उसके पीछे भी जो रीजन है वो डोमेस्टिक वायलेंस ही था। अक्यूज्ड संजय रॉय की जो एक्स वाइफ थी, उनकी मदर संजय रॉय के ऊपर कहती है कि आई हैड अ नेस्टी रिलेशनशिप विथ हिम, ही टॉर्चर्ड माई डॉटर, ही असॉल्टेड हर व्हेन शी वाज 3 months प्रेग्नेंट, सी लॉस्ट द चाइल्ड। और ये सिर्फ एक केस की बात नहीं है, मल्टीपल FIRs फाइल हुई है अक्यूज्ड संजय रॉय के खिलाफ, लेकिन उसमें सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इतने केसेस के बावजूद उसे सिविक वॉलंटियर्स में कैसे रखा गया। अब आप सोच के देखिए कि एक बच्चा जिसकी मेंटालिटी अभी तक डेवलप नहीं हुई है, उसे आप जो कह देंगे वो मान लेगा। वैसे में इन सब इश्यूज को वो बच्चा भी फेस कर रहा है। अब सोचिए कि उस बच्चे की मेंटालिटी किस लेवल पर अफेक्ट होगी। ये सारे इश्यूज उस बच्चे के साथ मल्टीपल टाइम्स होने की वजह से वुमेन्स की तरफ उसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव डेवलप होता है। लड़कियां लड़कों को देख के स्माइल करती है तो वो अगलों को ऐसे लगता है कि हमारी से आकर्षित हो रही है, इस वजह से रेप होता है। अब इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत सीरियस इश्यू है। मैं ट्राई करूंगा कि अनबायस्ड होकर सिक्के के दोनों पहलू को प्रेजेंट करने की ट्राई करूं। एक स्टेज के ऊपर आकर उस बच्चे का एक्सपोजर होता है एडल्ट कंटेंट से, क्योंकि उसके एजुकेशन में कभी उसे सिखाया ही नहीं गया कि गुड टच बैड टच क्या होता है। सेक्सुअल एजुकेशन ही उसे कभी नहीं मिली, ना ही एटीट्यूड टुवर्ड्स द गर्ल्स उसको पता है, और डायरेक्टली उसके चाइल्डहुड में ही उसका एक्सपोजर एडल्ट कंटेंट से होता है। देन आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसकी मेंटालिटी कैसे डेवलप होगी। इवन सिचुएशन तो ऐसी है कि 13 इयर्स 14 इयर्स के बच्चों का एक्सपोजर एडल्ट कंटेंट से होता है। I think a lot of parents are naive thinking,
well, he's only 8 or he's only 9 or 10. Well, the research shows us now that boys are being exposed at about the age of 10 to pornography. लेकिन उस बच्चे को उतनी समझ ही नहीं है तो वो डायरेक्टली उस 18+ अबोव वाले बटन को टैप करके एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता है और वहाँ पर उसे ये सब कैटेगरी देखने को मिलती है। वैसे तो एडल्ट कंटेंट में जो आपको दिखाया जाता है वो रियल लाइफ से बहुत ही डिफरेंट होता है और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम करके आपको दिखाया जाता है, लेकिन उसमें भी कुछ कैटेगरीज ऐसी है जो उससे भी 2 कदम आगे जाती है, जिसके अंदर किसी एक जेंडर का किसी दूसरे जेंडर के ऊपर डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करी जाती है। On by films that objectify women and depict sexual acts that are degrading, dominating films, where women are paid to pretend like they're being objectified and even raped. इवन उस बच्चे को तो पता ही नहीं है कि एडल्ट कंटेंट और रियल लाइफ में कितना डिफरेंस होता है। उसको लग रहा है कि यही सब एक्चुअल लाइफ में भी होता है, बट रियलिटी इससे बहुत अलग है। We have never brought up a generation of boys with access to hardcore pornography. Really damaging teenage lives. I think it's terrifying, the potential scale of this. बट उस बच्चे को कौन बताएगा? वो तो एक टाइप से वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई करना स्टार्ट कर देगा। अब सभी उस एक्सट्रीम मेंटालिटी में नहीं चले जाएंगे, लेकिन कुछ परसेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। अकॉर्डिंग टू द क्विंट, कोलकाता केस के विक्टिम का नेम, फोटोज, वीडियोस एडल्ट साइट्स एंड सोशल मीडियाज वगैरह पर ट्रेंड कर रहे थे। We are deeply concerned of the fact that the name of the deceased who was assaulted and murdered, photographs have been published all over the media. Video clips obviously have been published. Extremely concerning. और सिर्फ इस केस के ऊपर ही नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स रेप केसेस में विक्टिम का नेम एडल्ट साइट्स पर टॉप सर्च रिजल्ट पर होता है। किसी का एमएमएस वायरल हो जाए तो इंटरनेट के कुछ ग्रुप ऑफ पीपल इंस्टाग्राम रील्स पर एमएमएस की लिंक मांगते हैं, रातों रात टेलीग्राम ग्रुप्स बन जाते हैं, यहाँ तक कि हैशटैग्स भी ट्रेंड हो जाते हैं, जैसे कि लोगों की होड़ लगी हो कि कैसे ना कैसे करके वो एमएमएस की लिंक मुझे मिल जाए। एक तो पहले से ही उस बच्चे ने डोमेस्टिक वायलेंस को झेल रखा है, ऊपर से स्कूल ने एजुकेशन के नाम पे बेड़ा गर्क कर रखा है, और अब आग में पेट्रोल डाल के ज्यादा बेड़ा गर्क करने आ जाती है ये फिल्में, जहां पर एक तरफ तो हमें ऐसी फिल्में देखने को मिलती है जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, लेकिन दूसरी ही तरफ हमें ऐसी बहुत सारी फिल्में देखने को मिलती है जो ग्लैमर ऐड करके, तरह तरह की डबल मीनिंग चीजें वगैरह ऐड करके वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश करती है। ऐसी मूवीज के सीन्स को तो आप छोड़ ही दीजिए, लेकिन इनके सॉन्ग्स के अगर आप लिरिक्स को देखेंगे तो इतनी वाहियात लिरिक्स है। मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ यार, कटकाले सैया अल्कोहल से, ये ऐसी तो इनकी लिरिक्स है। ऊपर से मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? अभी अगर आप लेटेस्ट में ले लेंगे तो आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। अब इसमें हम क्या समझे? कौन सा नशा कौन सी आंखों से करने की बातें हो रही है? खैर, मैं आपको गिनवाने बैठूंगा तो मैं खुद बूढ़ा हो जाऊंगा, लेकिन इतना आइटम सॉन्ग्स भर रखे और इनका नाम भी आप देखिए, आइटम सॉन्ग। जहाँ पर आइटम किसे कहा जा रहा है वो सबको पता है। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया, वरना अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज की इंडस्ट्री में ऐसे कई गाने भरे पड़े हैं जिनका मैं यहाँ पर टाइटल तक नहीं पढ़ सकता। तो अब आप सोचिए कि उस बच्चे का भी कॉन्टेक्ट ऐसे सीन्स और लिरिक्स वगैरह के साथ हो रहा है, तो उस बच्चे की मेंटालिटी क्या डेवलप होगी? उसको तो यही लगेगा कि वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। और आखिर में इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें सिर्फ वीडियो में कहने के लिए नहीं है, ये सारे इश्यूज उसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये किसी के चाइल्डहुड से लेके उसकी पूरी ज़िंदगी तक उसको अफेक्ट कर सकता है, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो।